करता हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों अब हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 1.3 चैप्टर 1 की NISM सीरीज़ 5A की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के। तो लास्ट वीडियो में हमने 1.3 सेक्शन को क्लियर करा था, इसका हाफ पार्ट डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो अभी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे हम। वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कैन ग्रुप इन वेरियस कैटेगरीज कॉल्ड एसेट क्लासेस। तो एसेट क्लासेस के बारे में पढ़ा कि काफ़ी सारी एसेट क्लासेस अवेलेबल हैं फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, जिसमें हमने पढ़ा था रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम के बारे में। तो रियल एस्टेट के बारे में पढ़ा था कि इसमें लिक्विडिटी वगैरह का इतना ऑप्शन नहीं रहता है, बट इसमें दो तरह की इनकम हमें जनरेट हो सकती है। एक तो इंस्टेंट इनकम जिसे हम रेंट की फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज जो दूसरी रहती है वो इन्वेस्टमेंट पे एप्रिसिएशन वगैरह जो रहती है। और इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, लाइक किस लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी है जिस पे एप्रिसिएशन हो रही है, या फिजिकल कंस्ट्रक्टेड है, नॉन कंस्ट्रक्टेड है, काफ़ी सारी चीज़ इसमें मैटर करती हैं। तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा अगर आपको क्लियर ना हुआ हो, और अगर कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और देर आफ्टर सेक्शन 1.3.2 को हमने पढ़ा था कमोडिटीज़ के बारे में, कि कमोडिटीज़ में कौन कौन से एसेट्स रहते हैं, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैसेस, एग्रो कमोडिटीज़। तो इसमें से हमने जैसे पढ़ा था कि एग्रो कमोडिटीज़ में मतलब तीन डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी हमने। एग्रो कमोडिटीज़ जो है वो एक्सपायर हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं। देर आफ्टर पेट्रोल, डीजल या नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो उसको स्टोरेज की ही उसकी हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाती है। एंड देर आफ्टर गोल्ड एंड सिल्वर की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी सारी प्योरिटीज़ में डिफरेंस वगैरह रहते हैं। तो अगर हमें मुश्किल है उसका प्योरेस्ट फॉर्म रखना, बाकी अगर एज ए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छी एसेट क्लास है। आज हम बाकी के दो एसेट क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, एक तो फिक्स्ड इनकम एंड सेकंड वन इज़ इक्विटी। तो स्टार्ट करते हैं हम फिक्स्ड इनकम से, सेक्शन 1.3. When someone borrows money on, one has to return the principal borrowed to the lender in the future. There could also be some interest payable on the amount borrowed. There are various forms of borrowing, some of which are through marketable instrument like bonds and debentures. तो दोस्तों जब कोई किसी से पैसा उधार लेता है तो उस उधार पे जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके अलावा एक इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है फ्यूचर में। और इसमें दो तरीके से ही होता है, एक तो बॉन्ड और दूसरा डिवेंचर्स। तो आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंड डिवेंचर्स के बारे में। There are many issuers of such papers, example companies, union government, state government, municipal corporation, bank, financial institute, public sector enterprises, etc. तो जो ये बॉन्ड या डिवेंचर्स के पेपर इशू करते हैं, ये काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लाइक कंपनीज भी इशू कर सकती हैं, यूनियन गवर्नमेंट इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स इशू करती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एक्स्ट्रा। तो ये सब जो डिवेंचर्स इशू करते हैं या बॉन्ड्स इशू करते हैं जिस पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्हें देना पड़ता है। मैनी बॉन्ड्स पे रेगुलर इंटरेस्ट, दस द इन्वेस्टर्स कैन एक्सपेक्ट करंट इनकम एट द सेम टाइम इफ someone has invested at the time of issuance of the bond and hold the same till maturity in almost all classes, there would be no capital gains. On the other hand, a transaction through secondary market, whether at the time of buying or at the time of selling, or both, may result into capital gains or losses. तो दोस्तों बॉन्ड्स के अंदर भी एक टैक्स रिबेट हमें मिलती है अगर बॉन्ड्स के अंदर अगर हमने इन्वेस्ट करा हुआ है और मैच्योरिटी पीरियड तक हम वेट करते हैं तो उसमें हमें कोई भी कैपिटल गेन पे नहीं करना पड़ता। बट उसके इन बिटवीन हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या कुछ चेंजेस करते हैं तो उस पर हमारा कैपिटल गेन आ जाता है, जिस पे हमें टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है हमारी। बॉन्ड्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी सेफर दैन इक्विटी. However, these are not totally free from risk. These risks will be discussed in detail later in the chapter.
तो बॉन्ड्स भी इक्विटी की तरह रिस्की रहते हैं, और इन पे जो रिस्क रहता है ये नेक्स्ट इस चैप्टर में एंडिंग में पढ़ेंगे. Bonds can be classified into subcategories on the basis of issuer type, that is issued by government or corporates, or on the basis of maturity date. Short term bond ideal for liquidity needs, medium term bond and long term bonds income generation needs. तो बॉन्ड्स भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किए गए हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग अपॉन द मेच्योरिटी. एंड अगर शॉर्ट टर्म रहेगा तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी ज़्यादा रहेगी हमारे पास. तो ये रहेगा बॉन्ड्स का. और बॉन्ड्स के बारे में दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर एक पर्सन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कंपनी जो बॉन्ड्स इशू कर रही है उसे बॉन्ड के ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि एक कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो लाइबल हो जाती है उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए. बट अगर कोई कंपनी इक्विटी सेल करती है तो कंपनी उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं है, इन्वेस्टर को कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पे करने के लाइबल नहीं है, बिकॉज कि इक्विटी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में, कि अगर कोई कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, ही इज़ पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दैट कंपनी. बट बॉन्ड के केस में ये चीज़ नहीं रहती है. अगर कंपनी ने 8% का या 6% का कोई भी इंटरेस्ट कमिट करा है तो वो उसके लिए लाइबल है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, वो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा. तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, 1.3.4 इक्विटी. तो अभी हम इक्विटी एसेट क्लास के बारे में पढ़ेंगे. This is the owner's capital in a business. Someone who buys share in a company becomes a part owner, जिसे मैं पार्टनर कह रहा हूँ, in the business. In state sense, this is risk capital since the lower earnings from the business are linked to the fortunes and hence the risks of the business. When one buys the share of a company through secondary market, the share price could be higher or low in comparison to their fair price. तो कंपनी के ओनर्स जो भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, वो उस कंपनी का पार्ट ऑनर हो जाता है. जितने परसेंट के वो शेयर्स बाय करता है एक इन्वेस्टर, वो उतने परसेंट का उसमें एक ऑनर हो जाता है. इन दैट सेंस दिस इज़ रिस्क कैपिटल. तो ये नेचुरल सी बात है कि एक रिस्क कैपिटल रहेगी. ऑनर्स अर्निंग फ्रॉम द बिजनेस आर लिंक टू द फॉर्चून्स एंड हेंस द रिस्क ऑफ द बिजनेस. और जो भी पार्टनर रहेगा या पार्ट ऑनर रहेगा वो कंपनी के रिस्क में भी पार्टनर है. When buys share of company secondary market, the share price could be high or low in comparison to the fair price. तो सिंपल सी बात लैंग्वेज में अगर कहें तो शेयर के जो भी राइज ग्रोथ होगी या फिर जो भी डी ग्रोथ होगी उसमें वो पर्सन ऑनर लाइबल रहेगा, और उसकी जो भी ग्रोथ होगी वो डिपेंड करेगी शेयर की ग्रोथ पे. हिस्टोरिकली इक्विटी इन्वेस्टमेंट हैज़ जनरेटेड रिटर्न्स in excess of inflation, which means the purchasing power of one's money has increased over the year. It has also delivered higher returns and than other investment avenues. It has also delivered higher returns than other investment avenues, most of the times if one considers long investment. तो दोस्तों अगर इक्विटी मार्केट की हिस्ट्री देखी जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन रहती है, और जो रिटर्न्स रही हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एसेट क्लासेस, इक्विटी मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करी है और उनकी परचेजिंग पावर है जो वो टाइमली ग्रो करी है. Period since the base year of 1979, Sensex has grown from a level of 100. तो जब सेंसेक्स की स्टार्ट हुआ था 1979 में, एक इंडेक्स स्टार्ट करा था सेंसेक्स नाम से BSE ने, तो उसका जो प्राइस था वो 100 का था, टू अराउंड 36, दैट इज़ दिसंबर 2019.
तो दिसंबर 2019 में सेंसेक्स ने 36,000 लगाया। अराउंड ऑफ अगर हम बात करें 40 ईयर्स में सेंसेक्स ने 36,000 करा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अगर किसी ने 1,000 इन्वेस्ट करा था 1979 में, तो 2019 दिसंबर में उसकी वैल्यू थी 3,60,000। और अगर आज की बात करूं मैं, तो आज की डेट में 5 लाख के अराउंड ऑफ उसकी वैल्यू है। दिस इज एन एप्रिसिएशन ऑफ 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। Apart from long-term capital appreciation, equity share owners may also receive dividends from the company. Such dividends are shared out of the profit that the company has generated from its business operations. If the company does really well, the dividends tend to grow over the year. तो जो एप्रिसिएशन पार्ट रहता है, उसके अलावा इक्विटी शेयर इन्वेस्टर्स को कंपनी के डिविडेंड्स भी मिलते हैं, जो कि प्रॉफिट के अलावा होते हैं। जैसे जो भी एप्रिसिएशन रहेगी, उसके अलावा जो एडिशनल प्रॉफिट रहेगा वो डिविडेंड की फॉर्म में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और कंपनी की अगर ग्रोथ अच्छी रहती है तो डिविडेंड्स की भी ग्रो अच्छी होती है। टू सम अप, इक्विटी शेयर प्राइसेस जनरली fluctuate a lot, often without regard to the business fundamentals. However, over long periods of time, the share prices follow the fortunes of the firm. If the profit of the company continue to grow over the year, the share price follows. तो अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन काफ़ी होती है, बट यहाँ पे जो ग्रोथ होती है लॉन्ग टर्म में, वो सबसे बेटर रहती है। नो डाउट कि इसमें कंपनी की हेल्थ, कंपनी के वर्किंग और काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जो एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट आपको गाइड कर सकता है, या फिर एक फंडामेंटल एनालिस्ट आपको गाइड कर सकता है। देयर आर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन द वेरियस एसेट कैटेगरीज. Investment in equity and bond can be done only if financial firm, whereas one can buy the other two asset with real estate and commodities either in financial or in physical form. It is this physical form that gives a feeling of safety to many. Anything that is tangible is perceived to be safer than something intangible. तो अगर इस इक्विटी के कंपेयर में, या फिर फिक्स्ड इनकम बॉन्ड या डिवेंचर्स की अगर हम बात कर लें, उनके कंपेयर में कोई पहली दो एसेट क्लासेस लाइक रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे फाइनेंशियल फॉर्म में हो, तो वो बंदा एक सेफ्टी फ्री फील करेगा इक्विटी और डिवेंचर्स के कंपेयर में। रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज़ डिफर फ्रॉम इक्विटी एंड बॉन्ड्स इन अनदर वे टू. These could be brought as investment or for consumption purpose. For example, one may invest in a residential property and give it on rent to generate income. This is investment. At the same time, one may also buy a flat to live in for a residential purpose, such as self-occupied house may not be an investment. A similar logic may be applied to gold and silver by checking whether one has invested in the metals or brought the same for personal use. तो दोस्तों अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कमोडिटीज़ गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा है, और जो घर उसने लिया है या फिर जो बिल्डिंग उसने लिया है उसे रेंट आउट कर रहा है, तो दैट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट है। बट अगर सेम चीज़ को वो खुद के यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो दैट मीन्स वो उसके रेजिडेंशियल पर्पज़ से है। एंड अगर हम गोल्ड या सिल्वर की बात कर लें, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से है, अपने यूज़ के लिए नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट है। बट अगर वो खुद के यूज़ के लिए बाय कर रही है, दैट मीन्स वो पर्सनल यूज़ के लिए है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाएगी। व्हेन समवन इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी मे बी शेयर्ड with the investor. With a careful analysis of various equity shares, it is possible to receive a periodic income through without any guarantee about how much would one receive, and
whether one receives anything at all. Similarly, a real estate could be given on rent to generate intermittent cash flow. Bonds pay interest income. It is the commodities where such intermittent cash flow is not generated. तो दोस्तों इक्विटी के अंदर अगर कोई इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसे रेगुलर इंटरवल्स पे या इन रेगुलर इंटरवल्स पे एक डिविडेंड आता रहता है, ठीक है, जो कि एक रेगुलर इनकम की तरह हम मान सकते हैं या फिर एक कैश फ्लो हो सकता है, बट वो जो है वो एक गारंटेड इनकम नहीं रहेगी. दूसरा, अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हो और उसे रेंट आउट कर रहा है, तो वहाँ पे भी एक मंथली इनकम हमें जनरेट हो सकती है, बट ये सेम चीज़ गोल्ड या सिल्वर यानी कि कमोडिटीज़ के अंदर नहीं होती. इन्वेस्टर इन इक्विटी, रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज इज एन owner of the asset, whereas an investor in the bond has lent money to someone. In such a case, the lender's receipt, be it interest payment or return of principal amount invested, are agreed at the time of the issuance of such instrument. In all the other three cases, the investor cash flow or receipts are unknown. To that extent, the future returns from these assets, which may also be called ownership assets, would be highly uncertain in comparison to the lending assets like bonds or fixed deposits. तो दोस्तों जब भी कोई बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लेंडर और बोरर के बीच में, जिसमें एक प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी इंटरेस्ट वगैरह रहता है वहाँ पे एक एग्रीमेंट बनता है. दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, देर आफ्टर वो पैसा ट्रांसफ़र होता है. बट रियल एस्टेट, कमोडिटीज़ और इक्विटी के केस में ये चीज़ नहीं होती है. तो इसके सिनेरियो को देखते हुए बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे एक गारंटेड या फिक्स्ड इनकम हमें मिल रही है. While the above discussion was about the characteristic of various asset classes and uncertain difference across the asset categories, the same must be seen from another perspective too. While one may buy equity shares listed in India in Indian rupees, one can also invest in shares of various companies listed outside India. This provides exposure to another currency. For example, an investor buying the share of companies listed on the London Stock Exchange is exposed to the fortunes of the company as well as change in exchange rate between British pound and Indian rupee. तो दोस्तों जिस तरह से अगर कोई कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसमें जो करेंसी इन्वॉल्व होगी वो इंडियन रुपीज़ होगी. लेकिन अगर कोई फॉरेन के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वहाँ पे जो है एक तो करेंसी एक्सचेंज होगा. मान लीजिए कि जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, कोई लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ब्रिटिश पाउंड्स में होगी, तो उस पर जो करेंसी रेट चेंज है वो भी डिपेंड करेगा. Similarly, one could also invest in bonds denominated in various currencies other than Indian rupee, and one could also buy real estate abroad और various denomination, various currencies जो इंडियन करेंसी के अलावा हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करने में यूज़ कर सकता है, एज वेल एज रियल एस्टेट बाहर की कंट्रीज़ की प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. वहाँ पे भी सेम केस एप्लीकेबल रहेगा कि करेंसी एक्सचेंज वगैरह होगी. देयर आर कॉल्ड इंटरनेशनल एसेट्स. हाउएवर वन मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ द एसेट क्लास एज डिस्कस्ड अर्लियर एंड देन ट्राई टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन ऑन दीज इन्वेस्टमेंट्स. तो इस तरह की जो भी इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी उन्हें हम इंटरनेशनल एसेट्स कह सकते हैं. और इस चीज़ के लिए एक इन्वेस्टर को करेंसी के बीच में जो डिफरेंस रहेगा या करेंसीज़ के बीच में जो फ्लक्चुएशन रहेगी उसको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है. एंड नेक्स्ट वन, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट एसेट categories.
as can be seen from the illustration in table 1.1। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा डिफरेंट एसेट क्लासेस में। तो टेबल में टेबल को पहले हम पूरा देख लेते हैं। तो टेबल में यहाँ पे 6 चीज़ें दी गई हैं: इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज़, हाइब्रिड एसेट क्लासेस, अदर। तो सबसे पहले हम इक्विटी को चेक कर लेते हैं। इक्विटी के अंदर आ जाएगा ब्लू चिप कंपनीज, मिड साइज कंपनीज, स्मॉल साइज कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, फॉरेन स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इंडेक्स फंड्स। तो इन सब एसेट क्लासेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम जान लेते हैं कि इक्विटी के अंदर ये जी एसेट क्लासेस आती हैं। देयर आफ्टर फिक्स्ड इनकम जो नेक्स्ट टैब है, फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक। तो बैंक के अंदर जो एफडी हम करते हैं वो भी फिक्स्ड इनकम क्या आएगा, रेकरिंग डिपॉजिट भी इसी में आएगा। एंडोमेंट पॉलिसीज़ लाइक इंश्योरेंस की जो इंडोमेंट पॉलिसीज़ रहती हैं, मनी बैक पॉलिसीज़, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, रेकरिंग डिपॉजिट विद अ पोस्ट ऑफिस, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट, डिवेंचर और बॉन्ड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये फिक्स्ड इनकम के अंडर आएंगी। देर आफ्टर हम थर्ड सेगमेंट पे आते हैं, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एसेट, रेजिडेंशियल और कमर्शियल, फाइनेंशियल एसेट, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फिजिकल एसेट और फाइनेंशियल एसेट। फिजिकल एसेट हो गया जो प्रॉपर्टी कोई भी हम कहीं पे भी लेते हैं जो फिजिकली अवेलेबल है, वो फिजिकल एसेट्स में आएगी। और फाइनेंशियल एसेट्स में आएगा लाइक आप रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल एसेट्स में आएगा। कमोडिटीज़ की अगर बात करें, कमोडिटीज़ में गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड फंड एंड कमोडिटी ETFs। तो ये 4 कैटेगरीज आएंगी। इन चारों में आप किसी भी तरीके में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप फिजिकली कर लीजिए, चाहे आप इन पेपर्स में कर लीजिए, फाइनेंशियल एसेट्स इन्हें बना लीजिए। एंड फिफ्थ वन इज़ हाइब्रिड एसेट क्लास, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और मल्टी एसेट फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आएंगे और मल्टी एसेट फंड्स आएंगे वो हाइब्रिड एसेट क्लास में आएंगे। हाइब्रिड में आ गया कि अगर काफ़ी सारी कैटेगरीज या मोर देन वन कैटेगरी अगर आप बाय कर रहे हैं तो वो हाइब्रिड कैटेगरी मानी जाएगी। अदर्स, रेयर कॉइन्स, आर्ट, रेयर स्टैम्प्स। तो रेयर कॉइन्स से आप क्रिप्टो करेंसी में मत जाइएगा, बिकॉज यहाँ पे रेयर कॉइन्स बिलोंग कर रहे हैं विंटेज कॉइन्स हो गए या यूनिक कॉइन्स आ गए, तो उन चीज़ों में। और रेयर स्टैम्प्स आ गई लाइक कुछ लोगों के पास कलेक्शंस होती है बैंक स्टैम्प, पोस्ट ऑफिस की पुरानी स्टैम्प्स की। और आर्ट्स हो गई लाइक पेंटिंग, सीनरीज, तो उनकी भी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 1.4 इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो तब तक आप हमारा ये वीडियो चेक कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट करिए ताकि हम उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।